आराध्य बेसिकली जो है आईपी मैट रोहतक क्लियर कर चुके हैं। आप जाने वाले हो आईएम, जो कि यार ड्रीम इंस्टीट्यूट रहता है बहुत सारे बच्चों का। फिजिक्स वाला जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को इतने सालों से पढ़ा रहा है अलग अलग कोर्सेज। प्रोसेस में आप जैसे जैसे गिवन करते हो और उसको फॉलो करते हो। एक ही चुनना था, तो इसलिए हम्म। मैंने इंटरव्यू ही चुना, क्योंकि एक तो सेकंड फेज है, ऊपर से रोहतक मेरा ड्रीम कॉलेज भी था, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको चुना। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सक्सेस उसमें वीआरसी में भी मिल जाएगी। So guys, today we have आराध्य with us and आराध्य बेसिकली जो है आईपी मैट रोहतक क्लियर कर चुके हैं एंड ही हैज बीन प्रिपेयरिंग विद अस एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर आराध्य को बुलाया तो आराध्य की जर्नी समझना बहुत जरूरी है और आराध्य से जो उसकी लर्निंग्स है वो भी मेरे ख्याल से बहुत सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए काम में आने वाली है। सो सबसे पहले आई वुड लव टू वेलकम आराध्य एंड आराध्य अपने बारे में यार कुछ बताओ। सर मैं अभी मेरा नाम आराध्य है और मैं हरियाणा में रहता हूँ, करनाल में। और मैंने 10th क्लास में सपना देखा था आईआईएम में जाने का, आईपीएम के थ्रू, जो कि डायरेक्टली आपको 12th के बाद ही आईआईएम लेके जाता है, जो एक बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट होती है। और उसको पूरा करने के लिए फिर मैंने कोचिंग ढूंढी, तो मेरे को पीडब्ल्यू आईपी मेट वाला की कोचिंग सबसे अच्छी लगी। तो मैंने फिर उसको ज्वाइन किया और वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि जो फैकल्टी पीडब्ल्यू और जो उन्होंने पढ़ाई करवाई और जो डीपीपीज दी, उसने मेरे ड्रीम को हासिल करने में मेरी बहुत मदद की। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडब्ल्यू का भी और मेरे पेरेंट्स का भी, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो आराध्य अपने बारे में यार ये बताओ कि तुम अकेडमिकली कैसे हो, मतलब अकेडमिकली पहले से ही बहुत अच्छे थे कि नहीं, कि तुम्हें चैलेंजेस फील हुए? ये बताओ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि यार एक टॉपर कैसा होता है। अकेडमिकली बचपन से ही मैं पढ़ाई में मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ध्यान दिया, तो उसके कारण मैं बचपन से अच्छे ग्रेड्स लाते रहा हूँ। 10th क्लास में मैंने 92.2% स्कोर किया था और 12th क्लास में मैंने 96% स्कोर किया था। तो अ, वैसे मतलब बोला जाए तो मैं अकेडमिकली 12th को भी मैंने साथ में उतना ही मैनेज करने में मैं हुआ हूँ कि मैं साथ में आईपी मेट भी मैनेज कर पाऊँ और 12th को भी मैनेज कर पाऊँ। अच्छा, तो बेसिकली अकेडमिकली तो ये समझ में आ रहा है कि आराध्य काफी ही स्ट्रांग रहा है। इसके अलावा आराध्य आपने बेसिकली 12th के साथ ही ये एग्जाम क्लियर करी है, इसका मतलब ड्रॉप यस। लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक बहुत ही शानदार चीज है क्योंकि यार 12th के बाद सीधे आप जाने वाले हो आईएम, जो कि यार ड्रीम इंस्टीट्यूट रहता है बहुत सारे बच्चों का। इनफैक्ट अभी जेई टॉपर्स भी यही कह रहे हैं कि भाई जेई क्लियर करने के बाद कैट लिखेंगे जिससे कि आईएम जाए, और आप सीधे अब जाने वाले हो आईएम। तो कैसा लग रहा है यार? अपने अंदर की भी फीलिंग्स बताओ कि कैसा फील कर रहे हो। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मैंने 10th क्लास में सपना देखा था कि मुझे आईएएम जाना है, और उससे मेरे को फिर आईपीएम का पता चला कि अब 12th के बाद ही सीधा आईएएम में एंट्री ले सकते हो। तब से मेरा ड्रीम बन गया था। और जब जिस जिस चीज के लिए इतना आपने सेक्रीफाइस किया और हार्ड वर्क किया, वो अगर आपको अचीव हो गई हो तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। खुद को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी खुश देख के और ज्यादा वो खुशी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपको 10th में पता चला था कि यार आईपी मैट करके एक एग्जाम है और आईपीएम एक प्रोग्राम है जिससे आप डायरेक्टली 12th के बाद जा सकते हो एक आईएम में और बढ़िया तरीके से बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हो, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये कैसे पता चला इस कोर्स के बारे में? सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे कि आपने बताया कि आपको सबसे अच्छा लगा हमारे साथ जुड़ना, कि आईपी मैट वाला के साथ आप प्रिपरेशन करने का सोचा आपने, तो ये डिसीजन पे भी आप कैसे पहुंचे? ये दोनों भी डिसीजंस और कैसे आपको अवेयरनेस है, ये दोनों भी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आईपी मैट का पता चला थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज मेरे को कॉमर्स लेना था, ये मेरा फिक्स हो गया था, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। और मैं 7th 8th क्लास से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को कॉमर्स फील्ड में इंटरेस्ट आया था। इसलिए मैं एक्सप्लोर कर रहा था क्या क्या मैं कर सकता हूँ कॉमर्स लेके, तो मेरे को उसमें आईपी मैट के बारे में पता चला। और उसके बाद जब मैं कोचिंग फाइंड आउट कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक तो सबसे पहले बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन सबसे जरूरी होता है, पहला स्टेप होता है एक अच्छी कोचिंग चुनना। फिजिक्स वाला जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को इतने सालों से पढ़ा रहा है अलग अलग कोर्सेज, तो इसलिए ट्रस्ट, तो एक ब्रांड ट्रस्ट तो होता ही है। दूसरी बात, अफोर्डेबल। पीडब्ल्यू का जो आईपी मेट वाला का बैच है सबसे अफोर्डेबल बैच है, और रिजल्ट्स भी मैंने देखे तो प्रूवन थे, अफोर्डेबल के साथ साथ।
तो ये दो मेन रीजन थे मेरा पीडब्ल्यू से जुड़ने के लिए। और वाह फैकल्टी यार। तो थी ही इतनी अच्छी, जो हम्म। जिनको इतना एक्सपीरियंस था पढ़ाने का। हम्म। तो ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब मार्केटिंग या किसी भी टीम को बोलना पड़ेगा कि भैया मार्केटिंग करना बंद कर दो। ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो रिजल्ट्स और अपने से भी जो है डेफिनेटली डिसीजन ले पा। बहुत ही बढ़िया यार। इसके अलावा जैसे कि आपने फैकल्टीज के बारे में भी डिस्कस किया, क्या आपको ऐसा लगता है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले एक और टॉपर से बात कर रहा था, उनने ये सजेस्ट किया कि एक उनने जो गलती करी वो ये है कि वो बहुत मार्केट में नए नए फैकल्टीज के वीडियोस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा रिसोर्सेज। तो उनको एक चीज समझ में आई बहुत लेट, तो उनने फिर फिक्स किया कि यार नहीं, जो हमारे फैकल्टीज हैं वो जो पढ़ा रहे हैं उतना ही काफी है, उसको अच्छे से अगर कर लिया तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आपने पहले ही क्लियर कर लिया था कि यार मैं इन्हीं फैकल्टीज के साथ इन्हीं के रिसोर्सेज को पहले एकदम स्ट्रॉन्ग करूंगा, तभी फिर कुछ बाहर का देखूंगा? मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग में जब डेमो क्लास हुई थी उसी में मेरे को एक ऐसा ट्रस्ट जमा था कि मेरे को कि समझ आ रहा है सारा कुछ, हम्म। जगहों में जाने का फायदा नहीं है, इससे अच्छा एक ही पे फोकस करो और 100% दे के करो। मैंने हम्म। ये इस पे वो किया। सही, बहुत। मैं स्टार्टिंग से पीडब्ल्यू में ही इसलिए। और जब ट्वेल्थ में आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरे ख्याल से आपने ट्वेल्थ के टाइम पे ही बैच भी लिया होगा और उसी टाइम पे आप प्रिपेयर कर रहे हो आईपी मैट के लिए। तो कैसे, एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों का कि यार टॉपर से अगर आप ये पूछ सको कि उनने कैसे मैनेज किया ट्वेल्थ के साथ आईपी मैट की प्रिपरेशन, तो इसके बारे में भी कुछ आराध्य बताओ। और आप ये भी बताओ कि यार आपने बैच कौन सा लिया था? बैच मैंने आईपी मैट प्रो लिया था। और ये जो डाउट है ये मेरे को खुद था कि मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, बोर्ड्स के नंबर भी मैटर करते हैं तो वो कम ना हो जाए, ये मेरे को भी डाउट था और मेरे को भी लग रहा था कि कैसे मैं कर पाऊंगा। लेकिन जो प्रोसेस है उसको आप ट्रस्ट करो, अपना 100% दो, कंसिस्टेंट रहो, टीचर्स जो बोल रहे हैं वो करो, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करो और बिलीव करो। अगर तुम 100% दोगे तो तुम्हें जरूर जो तुम चाह रहे हो वो मिलेगा। वेरी गुड। तो आप जनरली मतलब एज अ ट्वेल्थ स्टूडेंट एंड एन आईपी मैट एस्पिरेंट, हर दिन कितने आवर्स आपकी जो है पढ़ाई होती थी रफली? ऐसे कुछ फिक्स नहीं था, बट अगर मैं बोलूँ तो मैंने नवंबर तक बोर्ड्स को कम टाइम दिया था काफी। और आईपी मैट को मैं मेजरली टाइम देता था। अगर मैं दिन में 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उसमें से मैं 4 घंटे, 5 साढ़े 4 घंटे आईपी मैट को देता था। और 1.5 से 2 घंटा बोर्ड्स को देता था। बट आफ्टर नवंबर दिसंबर मैंने अपना 80% टाइम बोर्ड्स को दिया। जस्ट फैकल्टी में भी आपने और विनीत सर ने सबने बताया था कि आपको 80-20 रूल इसमें अपनाना चाहिए, मेजरली टाइम उसको दो। उसी को फॉलो किया मैंने। और बोर्ड जब आ गए थे अराउंड फेब में, तब मैंने पूरा टाइम अपना बोर्ड, जो कॉपी मैंने बनाई हुई थी फॉर्मूला के लिए, मैं उसको रिवाइज करता रहता था। बाकी तब पूरा टाइम मैं बोर्ड्स पे देता था। बहुत ही बढ़िया। तो एक क्लियर आपने जो है प्लान था आपके पास, एक स्ट्रक्चर था कि भैया 80-20 रूल लगाना है यहाँ पे। और क्योंकि प्रायोरिटी यही है यार कि यार ट्वेल्थ तो मतलब पास हो ही जाओगे, मेन ये है कि उसके बाद कॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए और IIM इज द बेस्ट प्लेस टू गो। तो आपने उसको प्रायोरिटाइज करते हुए बढ़िया तरीके से ये चीज डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया। साथ साथ जब क्लासेस चलती रहती हैं, क्लासेस का फेज रहता है, उस टाइम पे एक और चीज होती है, वो होती है बैकलॉग। बैकलॉग के कारण भी प्रिपरेशन बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। इनफैक्ट जब आप देखते हो कि यार मेरे साथ वाले जो कलीग्स हैं, मेरे साथ वाले क्लासमेट्स जो हैं, वो बोर्ड्स में अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो अपने जो आपके ट्वेल्थ के एग्जाम्स होते हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो और साथ साथ खुद भी आपको कुछ चीजें फील होती है जिसके कारण आपको डाउन फील होता है। तो ये सारी चीजें आपने कम कैसे मैनेज करी उस टाइम पे? ये सारी चीजें जो है ये मोस्टली एस्पायरेंट के जर्नी में पार्ट ये वाला आता ही आता है, बैकलॉग वाला। स्पेशली मेरे लिए भी आया था। फैमिली में कुछ इश्यू हो गए थे जिसके कारण मेरे को जाना पड़ा था बाहर। तो मेरा बीच में काफी बैकलॉग हो गया था। वो मैं ऐसा करता था कि लाइव क्लास अटेंड करता था और सैटरडे संडे को मैं बैकलॉग मैनेज कर लेता था। कई बार मैंने लाइव क्लास स्ट्रेटेजिकली छोड़ी भी और उस समय मैं बैठ के बैकलॉग क्लियर कर लेता था। तो जैसे हफ्ते में अगर 4 क्लास हो रही है तो आप हफ्ते में 6 क्लास के हिसाब से पढ़ाई चालू कर दो, बैकलॉग को मेंटेन करते करते वो ऑटोमेटिकली ही बैकलॉग खत्म हो जाता बहुत ही बढ़िया, सही। तो मतलब डिसिप्लिन तरीके से अगर आप एक क्लियर अपने पास टारगेट रखोगे कि 4 की जगह 6 वीडियोस कर रहे हो हफ्ते के, तो चीजें कवर हो जाएंगी। और
जैसे आपके डीपीपीज रहती हैं आपकी, आपके पास आपकी खुद की वर्क बुक भी रही होगी, आपके मॉक्स भी रहे होंगे, तो इन रिसोर्सेज का आपको पहले तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपने कैसे इन सबको अच्छे से सॉल्व करा था कि नहीं करा था, और किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एक एस्पिरेंट को, अगर ये सब शेयर कर सको। डीपीपीस तो मैंने जितने भी डीपीपीस जितने भी क्लास के थे मैंने 100% डीपीपीस बनाए थे। एक आधा बीच में रह गया होगा तो 99.9% डीपीपी तो मैंने बनाए थे, और वो काफी हेल्प करते हैं आपको कि आप प्रैक्टिस भी करते रहो। क्योंकि एप्टीट्यूड में ऐसी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करके ही कर सकते हो, सुन के क्लास देख ली तो उसके बाद प्रैक्टिस तो चाहिए। और उसके अलावा जो मॉक है, मॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन एक साथ आते हैं, आप उसको कैसे टैकल। टाइम को साथ में रखते हुए, क्योंकि ये एक्यूरेसी के साथ टाइम बेस्ड एग्जाम भी है, कितने आप जल्दी कर सकते हो। तो मॉक्स ने भी उसमें काफी हेल्प की थी। मैंने पीडब्ल्यू के मॉक्स भी किए थे जो मेरे को पैकेज के साथ मिले थे, और मैंने अपने आप से भी पीवाईक्यू सॉल्व किए थे पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस थे, और क्लास में भी कराए गए थे। तो उन सब ने ही मिलके जो पांचों उंगलियां मिलके मुट्ठी बनती है, तो वैसे ही सारे एफर्ट्स मिलके ही बिल्कुल सक्सेस लाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो आपने बेसिकली ये सारे ही रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया यार। आप बता रहे हो कि आपने ये सारे ही रिसोर्सेज बहुत अच्छे से जो है कवर अप किए, साथ साथ मैनेज भी करे, बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि पीवाईक्यूज हम लोग जैसे करवाते हैं, जब प्रिपरेशन में एक फेज आता है जब यार बोर्ड्स हो चुके हैं, और अब पूरा अपना जो फोकस है वो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, यानी कि सबसे पहला एग्जाम जो है आपके इंदौर का, उसकी तरफ फोकस पूरा शिफ्ट हो जाता है और अपन प्रिपरेशन में लग जाते हैं। उस टाइम पे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि यार आप अभी ट्वेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपको ये लग रहा है कि यार मैंने जो चीजें कवर करी हुई थी वो मैं भूल तो नहीं रहा। तो उस फेज में जब थोड़ा सा एनजाइटी भी फील होती है कि यार मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग है भी कि नहीं है, और जैसे जैसे एग्जाम करीब आती है तो यार वो बटरफ्लाईज बिल्कुल फील होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करा, और उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब मेरा ट्वेल्थ खत्म हुआ था, मेरे अंदर भी यही वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि 2 महीने बिल्कुल कम टाइम दिया था, तो लग रहा था मैं तो भूल गया सारा, और 1 महीने में हाँ। एग्जाम है, तो कैसे हम्म। होगा कैसे होगा। फिर मैंने डाउट एंड सपोर्ट में पीडब्ल्यू का जो फीचर है, मैंने उसमें क्वेरी रेस की थी। हम्म। उन्होंने बोला कि ऐसा फेज आता है सबके सबके हम्म। उसमें जर्नी में ही आता है। आपने हाँ। जो कॉपीज बनाई है फॉर्मूला वाली, आप उसको रिवाइज करो, इंग्लिश में जो रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, आप उनको रिवाइज हम्म। करो, और मॉक्स बनाओ, तो अपने आप लाइन पे आ जाओगे। मेरे को हम्म। तब भी ये लग रहा था कि अगर मैं मॉक्स में डायरेक्ट चला जाऊंगा, मैं मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो भूल चुका हूँ, तो मॉक्स कैसे सॉल्व हम्म। करूंगा। हाँ। बट जब आप स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हो प्रोसेस में, अपने आप ट्रैक पे आ जाते हो। बहुत ही बढ़िया। तो ये एक्चुअली जो आपने भी बात बोली ना, कि जैसे जैसे आप प्रोसेस में आप जैसे जैसे गिवन करते हो और उसको फॉलो करते हो, ऑटोमेटिकली चीजें ट्रैक पे आ जाती है, और आपको फिर वो इतना परेशान भी नहीं करती जितना पहले कर रही होती है। यही एग्जैक्टली सेम चीज जो है पिछले टॉपर ने भी मेरे से शेयर की थी, और ये मेरे ख्याल से टॉपर्स का एक कॉमन चीज होती है कि वो ज्यादा प्रेशर लेने की जगह, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जगह जल्दी जो है प्रोसेस में लग जाते हैं। सो ये मैं सारे ही फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, आपके जूनियर्स के लिए एक मैसेज है, जो सारे ही टॉपर्स भैया लोग अभी आपको बता रहे हैं। यार जब भी ये फील होने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा फोकस जो है तुम्हें मेहनत पे करना है, और प्रोसेस में जल्दी से वापस से लग जाओ, जिससे कि ये डाउट्स जो हैं और ये ऐसी चीजें जो आपके दिमाग को ड्रेन करती है उनसे आप बाहर निकल सको। तो वेरी गुड यार आराध्य, ये भी अगेन इट इज वेरी कमेंडेबल कि आपने इतनी मैच्योरिटी के साथ इस फेज को टैकल करा। एंड जैसे इंदौर के बारे में अगर अपन बात करें कि यार इंदौर का पेपर हुआ, हैव यू क्लियर्ड इंदौर, आईपी मैट इंदौर? आई वॉज अनेबल टू क्लियर द VARC कट ऑफ। ओके। QA ऐसे और QA MCQ का मैंने कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा आए थे, बट VARC में मेरे कम रह गए थे। ओके। तो जब इतना अच्छा आपका दो सेक्शंस रहे, और मेरे ख्याल से मार्जिनली आप वीएआरसी में भी रहे होंगे, तो एक बहुत ही निराशा वाली फीलिंग आई होगी कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया उस दिन। एंड डेफिनेटली ऐसा बहुत सारे चैंपियंस के साथ हुआ मेरे। एंड उसी के बाद अपन ने यार बेसिकली मैराथन सीरीज चालू करी थी, जहाँ पे अपन ने ये सोच लिया था कि भाई अब कम बैक करना है। तो उस टाइम पे कैसे आपने अपने आप को मैनेज करा? क्या आप उस टाइम पे मैराथन्स एकदम शिद्दत के साथ देख रहे थे, और क्या माइंडसेट था, क्या आप मेरे साथ उतना अलाइन थे? क्योंकि मैं काफी, मुझे याद है कि मैं उस फेज को फिर से अगर रिकॉल करूँ
मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि मैंने फिर से सोच लिया था कि भाई बहुत सारे ऐसे मेरे चीताज हैं जिनको सक्सेस मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली बिकॉज ऑफ देयर थोड़ी सी कुछ चीजें ऊपर नीचे होने के कारण। तो कैसे उस टाइम पे आपने चीजों को टैकल करा? जब मैं सेटबैक आया था इंदौर वाला, जब मैं पेपर दिला के आया था, मेरे को अंदर से पता चल गया था कि मैं वीएआरसी में हो सकता है मेरा रह जाए। मैंने अपने हम्म। पेरेंट्स को भी ये बात शेयर की थी। हम्म। उन्होंने भी मेरे को काफी मोटिवेट किया कि नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देना चाहिए, जो हम्म। चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता, तो जो तुम्हारे हाथ में उस पे मेन फोकस करो। और मैं इस हम्म। चीज में भी बिलीव करता हूँ कि सेटबैक से ज्यादा तगड़ा कमबैक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हर सक्सेसफुल बंदे की लाइफ में भी सेटबैक आते हैं। विराट कोहली की लाइफ में भी सेटबैक आया था बिल्कुल 2021 फेज में। उसके सही बाद बात है। कमबैक लेकिन और तगड़ा होना चाहिए, उससे भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यार बहुत ही बढ़िया, मतलब विराट कोहली के ही नक्शे कदम पे है आराध्य। एंड बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। इट इज वेरी इंस्पायरिंग कि I आप also have quote of विराट कोहली here I will like to share this। ये आईपी मेट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा कोट है। देयर इज 1% चांस एंड समटाइम्स दैट चांस इज गुड इनफ। भाई बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आई रिमेम्बर पाकिस्तान वाले मैच में जो है बहुत जल्दी विकेट्स गिर गए थे एंड उस टाइम पे विराट कोहली एंड तक रहे और उनने फिर मैच निकाल के भी दिया था। बहुत ही इंस्पायरिंग मैच था। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसा मोटिवेशन आपके आंखों के सामने है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक और चीज यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूंगा कि हैविंग अ गुड सपोर्ट सिस्टम, कि आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके से आपके साथ जो है आपको डील करा, क्योंकि आपकी जो सेटबैक थी उसमें उनका सपोर्ट बहुत जो है आपको हेल्प कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये भी चीज काफी बढ़िया रही। इसके अलावा रोहतक का पेपर देने के बाद कैसा लगा? क्योंकि रोहतक का पेपर इजी आ गया था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी, कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। तो उस टाइम पे कैसे सारे नॉइस को आपने फिल्टर किया? अ, जब मैं रोहतक का पेपर दे के बाहर निकला था, तब मैं जो इंदौर के पेपर से निकला था उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट था। मैं इतना खुश था कि मेरे को अंदर से लग रहा था इसकी तो कट ऑफ किसी भी हाल में निकल जाएगी। और हम्म। मैंने क्वांट्स जितना मेरे को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रोहतक स्कोर कार्ड रिलीज नहीं करता, मैंने हम्म। क्वांट्स के 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 39 के 39 सही होंगे। और हाँ। एक क्वेश्चन प्रिंटेड, एक मिस्टेक हो गई थी एक क्वेश्चन में, और वो बाद में उन्होंने हम्म। अबॉन्ड भी कर दिया था वो क्वेश्चन को। हाँ। एंड लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 37 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 36 आई गेस ठीक होंगे। हम्म। वीएआरसी मेरा थोड़ा सा वीक पार्ट था। उसमें हम्म। अराउंड में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया था विथ एक्यूरेसी ऑफ 75 to 80%। ओके। तो मेरा कुछ स्कोर एक्सपेक्टेड 370 380 के हम्म। आसपास मेरा बन रहा था, अराउंड 380। हम्म। पर हम्म। जब मैंने फिर यूट्यूब खोला, सोशल मीडिया खोला, सारे कहने लगे कि 400 पार जाएगी कट ऑफ। तो हम्म। एक डर आया था मन में कि इंदौर ऑलरेडी खराब हो गया है, और हाँ। इसकी भी अगर 400 पार चली गई तो क्या होगा। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, असली में क्या होना है हम्म। वो तो किसी को नहीं पता। तो फिर मैंने बस प्रार्थना की भगवान से, और मैंने बिलीव किया कि मैंने मेहनत की है तो मेरे को फल तो पक्का मिलेगा ही उसका। हम्म। तो बस मैं हो गया जो बस था। बहुत बढ़िया। तो जस्ट गिव इन कर दिया कि भाई अब जो होगा वो अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने मेहनत करी है। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अगले एग्जाम की तरफ सोचते हैं अब कि जिपमैट आने वाला है तो जिपमैट के बारे में सोचना चालू करते हैं, अब इसका देखेंगे रिजल्ट आएगा तभी समझ में आएगा। ये प्रोसेस तो ये थॉट नहीं आया कि अब अगले एग्जाम की तरफ नेक्स्ट टारगेट? मेरे वैसे आईएम्स तो सारे अच्छे हैं, बट मेरे ड्रीम आईएम्स दो ही थे आईपीएम के लिए, एक इंदौर और एक रोहतक। तो मैंने ओके। जिपमेट भरा था, बट हाँ। मेरा मेन फोकस इसी में था कि मैं इंटरव्यू की तैयारी मैंने चालू कर दी थी अच्छा। पॉजिटिव सोच के। साथ में हाँ। मैं थोड़ा थोड़ा सा जिपमेट के लिए भी पढ़ रहा था, हम्म। बट मैंने मेन फोकस इंटरव्यू पे ही रखा था। और जब मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया, उसके हम्म। बाद मैंने मेजरली फोकस कर दिया था इंटरव्यू की तरफ, हम्म। क्योंकि जिपमेट की डेट और मेरी इंटरव्यू की डेट सेम भी थी। तो मेरे अच्छा। को हाँ। दोनों में से एक ही चुनना था। तो इसलिए हम्म। मैंने इंटरव्यू ही चुना, क्योंकि एक तो सेकंड फेज है, ऊपर से रोहतक मेरा ड्रीम कॉलेज भी था। तो हम्म। दैट्स व्हाई मैंने उसको चुना। सही। और जब रोहतक के आप इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहे थे तो उस टाइम पे डेफिनेटली पीडब्ल्यू की तरफ से भी आपको जो हेल्प मिली होगी। तो उस टाइम पे आपको कैसा लगता है कि वो जो इंटरव्यू सेशंस आपके हुए थे और जो आपको असिस्टेंस मिली थी वो सही थी? मतलब आपको बढ़िया हेल्प करी उस चीज ने? मॉक्स ने मेरी हेल्प की। मैंने हम्म। पीडब्ल्यू के भी मॉक्स दिए थे, और मैंने एक और
एक भैया हैं जो आईएम में ही है, मतलब उनकी, हम्म। वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े, मैंने उनके हम्म। भी मॉक्स दिए थे। ये हम्म। दोनों मॉक्स ने मेरी काफी हेल्प की, क्योंकि हम्म। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो कैंडिडेट, वो मोस्टली कैंडिडेट पहली बार ही देते हैं। हम्म। स्कूल में इंटरव्यू जैसा कुछ होता नहीं है, तो हाँ। उसके लिए काफी नर्वसनेस भी होती है और फ्लुएंसी भी चाहिए होती है बोलने में, जो कि हम्म। मोस्टली नहीं होती और मुझ में भी नहीं थी। हम्म। मॉक्स ने मेरी फ्लुएंसी भी बढ़ाई, मुझे टैकल करना सिखाया। और मॉक्स जो थे वो हार्ड भी थे एक्चुअल से। ओके। तो जब आप ज्यादा हार्ड पिच पे बैटिंग करने की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर तो बैटिंग पिच पे सेंचुरी आनी है। सही बात है। और इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे थे और क्या आपके बारे में पूछा, और कैसे कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन अगर हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया था। एक्सटेम्परे राउंड में मेरे को लगा था कि मैं और अच्छा कर सकता था, क्योंकि हम्म। मैंने बोला था 1 से 1.5 मिनट, बट हम्म। मेरे को से सेटिस्फेक्शन नहीं आई थी कि मैं और अच्छा बोल सकता था, ऐसा लग रहा था। और हम्म। बाकी उन्होंने मेरे से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने हम्म। 13-14 के तो राइट आंसर दे दिए थे। और हम्म। जो मेरे को नहीं पता थे 2 क्वेश्चन मैंने बोल दिए थे, मैं अवेयर नहीं हूँ बट मैं हम्म। जाके जरूर इसके बारे में देखूंगा। हम्म। क्योंकि इंटरव्यू में वो 100% एक्यूरेसी नहीं चाहते हैं। वो हम्म। चाहते हैं बच्चा एक्सेप्ट करे रियलिटी को, और उसमें हम्म। लर्निंग के लिए आगे भी हो कि वो लर्न करना चाहता है। मेन हम्म। ये है। तो इंटरव्यू में सच बोलना चाहिए, जो भी अगर आता है तो बोलो, अच्छे से बोलो, नहीं आता तो बोल दो कि मुझे नहीं आता और मैं आगे इसको जरूर इसके बारे में देखूंगा। सही। पैनल जो थे वो भी काफी अच्छे और सपोर्टिव थे। ऐसा हम्म। बिल्कुल कोई ग्रिलिंग नहीं हुई उसमें। वो हम्म। बिल्कुल एज अ फ्रेंडली बात कर रहे थे काफी ज्यादा। हम्म। और सरप्राइजिंगली मैं एकेडमिक्स मेरा बहुत अच्छा था, मेरे 96% भी आए थे तो। और मेरे इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन एकेडमिक्स का नहीं है, नॉट अ हम्म। सिंगल क्वेश्चन। वो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरे को लगा था कि ज्यादा मार्क्स देख के हो सकता है वो मेरे से हार्ड क्वेश्चन हम्म। पूछे। हाँ। मेजरली क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन द लाइक करंट अफेयर्स, और हम्म। जो मैं बोल रहा था उसी पे काउंटर क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने स्टॉक मार्केट मेंशन किया था, तो मेरा 50% क्वेश्चन तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही थे उसमें। हम्म। बहुत बढ़िया। तो मतलब यार आपके इंटरेस्ट जो है, अगर उनकी भी आपको थरो नॉलेज है, अगर या आप अगर एक्चुअल में उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हो अगर चीजों को, तो उनके लिए मतलब अगर आपने किया हुआ है तो आप उसको डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। और ऐसे सिचुएशंस में आप इंटरव्यू भी अच्छे से दे पाओगे। बहुत बढ़िया। तो ये एक चीज है जो सारे एस्पिरेंट्स को एक मैसेज है मेरी तरफ से भी, कि यार आप अपने इंटरेस्ट जो है, इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी समथिंग लाइक स्टॉक मार्केट, इट कैन बी फाइनेंस। तो आप जिस इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हो उसके बारे में थोड़ी अच्छे से नॉलेज रखो, कि यार आप उसके कम से कम नो हाउस बता पाओ। और अगर नहीं पता हो तो उसको भी एकदम जो है ट्रुथफुली आप एक्सेप्ट करो कि भैया अभी नहीं पता है, बट डेफिनेटली आई विल लर्न अबाउट इट। तो ये बिल्कुल ही सही अप्रोच थी आपकी। तो आई होप आराध्य, मेरे को लगता है कि यार जो भी चीजें हैं आपने इस पूरे दौरान जो जो आपने पोर्ट्रे करी है, इट इज वेरी मेच्योर ऑफ यू। एंड एज एन 18 year old आई एम अज्यूमिंग आपने काफी ही बढ़िया तरीके से चीजों को टैकल करा। एंड मेरे ख्याल से अपनी मुलाकात अब बहुत जल्दी ही सेलिब्रेशन में होगी। एंड तब अपन और चर्चा करेंगे, बढ़िया है ना। तो बाकी अगर कोई आप अपने जूनियर्स के लिए, जो ये वीडियो देखने वाले हैं उन सभी के लिए अगर कोई मैसेज हो आपका, कोई ऐसी चीज जो आपने ओवरकम करी हो, या कोई ऐसा रियलाइजेशन जो आपको बहुत लेट हुआ हो, और अगर वो आपको पहले हो जाता तो आप उसे पहले इंप्लीमेंट करके और बेटर कर सकते थे, अगर कुछ भी ऐसा मैसेज हो प्लीज शेयर करिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो इसकी जर्नी होगी आईपी मैट की, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाली कि ऊपर चले जाएगी। एक स्टॉक मार्केट के ग्राफ की तरह ही होगी, अप्स डाउन्स आते रहेंगे, सेटबैक आएंगे, आपको कम बैक करना पड़ेगा। आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है, आपको किस चीज से मोटिवेशन मिलती है। आप उससे मोटिवेशन लो। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, जो थैंकफुली मेरे थे, तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाती है। तो आपको सेटबैक के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और कोई ऐसी चीज जो मैं एडवाइस दूं, जो मैंने लेट चालू की थी, वो है फॉर वीएआरसी। आप, क्योंकि वीएआरसी में इतने सारे वर्ड्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि आप सबको कवर कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको जितना आप रीड कर पाओ, जितने वर्ड्स आप लर्न कर पाओ, और जैसे वर्ड पावर मेड इजी बताया था जूही मैम ने करने के लिए, वो आप करो तो आपको वीआरसी में प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सक्सेस उसमें वीआरसी में भी मिल जाएगी। वीआरसी एक मेरा वीक सेक्शन था, क्योंकि मेरे को मजा नहीं आता था, मैं थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहा था उसको। मैंने लेट चालू किया उस पर ध्यान देना। हम्म। तो वीआरसी के लिए मेरी रहेगी। और हम्म।
बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स है उसमें भी प्रैक्टिस तो उसमें भी चाहिए। वो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गए थे कि मेरे को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी कई क्वेश्चंस में। वो प्रैक्टिस से ही चीजें आती है। आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन को एक तरह से ना बना के दो तीन अलग अलग मेथड से, जैसा फैकल्टी भी बताती थी, आप भी बताते थे, वैसे करोगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी भी बन जाए। बहुत ही बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट आराध्य एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत जल्दी मिलते हैं और बढ़िया तरीके से जो है धूम मचाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे इसका। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड ऑल ऑफ यू हु वर लिसनिंग टू दिस, सो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन टेक अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो आराध्य ने डिस्कस करी है जो आपको एक्चुअली जो है एक टॉपर बना सकती है। एंड मतलब सबसे पहली चीज तो यही है कि कंसिस्टेंटली जो हार्डवर्क है और प्रोसेस को फॉलो करने वाली जो चीज है आराध्य की, इट वाज रियली कमेंडेबल। एंड मैं सभी से बोलूंगा कि भाई ये चीज है जो सबसे पहले पिक करो आराध्य की। और जैसे कि उसने बताया कि यार प्रोसेस जितनी जल्दी फॉलो करोगे, जितनी जल्दी उसमें लगोगे, बाकी सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली सेकेंडरी बन। सो थैंक यू सो मच आराध्य फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।